सर नीचे ठीक नीचे युवा तगारा लिख के चलिए तो शुरू कर रहे हैं। कल एक लेक्चर हो गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटी। एक लेक्चर कल हो गया है जिसमें ये बताया था कि हम भारतीय लीडर्स जितने भी थे इन्होंने अंग्रेजों से संविधान की समय समय पर मांग की है, और कल जितना पढ़ा था वो सारा बोर्ड पे लिख दिया है। इसके आगे एक स्लाइड और है, 2 स्लाइड कल पढ़ी थी, इसको रिवाइज करेंगे।
कल सबसे पहले पढ़ा था संविधान का निर्माण। पहला टॉपिक का नाम क्या है? संविधान का निर्माण। और टॉपिक में अंदर सबसे पहले ये पढ़ा था डिमांड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा की मांग कर रहे हैं या फिर संविधान की मांग कर रहे हैं। और कल आपको पता है इतना आपने सारा पढ़ा था, तो याद आ रहा होगा आपको बोर्ड पे देखते से सारा। मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, जो कल क्लास में थे उनको जरूर याद हो जाएगा, जो नहीं थे वो याद कर लीजिएगा। सबसे मेन इसमें कौन सी मांग है सारे में? सबसे मेन एम एन रॉय वाली। शुरू में बता दिया था कि आपसे पूछता है फॉर्मली यानी औपचारिक रूप से संविधान की मांग रखने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए, तो उत्तर आ जाएगा एम एन रॉय 1934। इसके पहले बाल गंगाधर तिलक का स्वराज बिल मैं बता चुका हूं। स्वराज बिल के माध्यम से भी इस टाइप की मांग रखी गई थी, बट वो इनफॉर्मल थी, फॉर्मली नहीं थी। फॉर्मली डिमांड रखने वाले हैं एम एन रॉय। वैसे ही महात्मा गांधी का नाम भी आता है। 1922 में महात्मा गांधी जी ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए थे। और इसी प्रकार 1924 में मोतीलाल नेहरू का नाम आता है। और मोतीलाल नेहरू की पार्टी का नाम बता दीजिए, कल मैंने सिखाया था कौन सी पार्टी थी भाई? वेरी गुड बेटा, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी से मोतीलाल नेहरू के क्लास में कोई बताएगा स्वराज पार्टी बनी किस दिन थी? शाबाश बेटा, पूरी क्लास को याद है। 1 जनवरी 1923 बनाई किसने थी? सीआर दास यानी चितरंजन दास, याद रहेगा। अब इनमें से कांग्रेस ने कब मांग की है? 1933 में। और कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता है। 4 अधिवेशन कल याद करा दिए थे, तो चारों को कंटिन्यू ईयर है। 36 से जाएंगे 36, 37, 38 और 39। इसमें लखनऊ, ठीक है, इसमें फैजपुर, उसके बाद हरिपुरा, और उसके बाद और कल की क्लास में जो भी थे उनको मालूम होगा त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। हरिपुरा कहाँ है? हरिपुरा गुजरात में है। फैजपुर की क्या विशेषता बताई थी? वेरी गुड, विलेज में होने वाला, गांव में होने वाला पहला सम्मेलन कौन सा है? फैजपुर। फैजपुर कहाँ का गांव है? महाराष्ट्र में, ठीक है। और लखनऊ। अब ये चारों के अध्यक्ष भी बता दिए होंगे, कौन कौन से बताए थे? वेरी गुड, शाबाश बेटा, ऐसे याद करना। नेहरू नेहरू बोस बोस, क्या बोलेंगे? नेहरू नेहरू बोस, इसके नेहरू, इसके नेहरू, इसके बोस और इसके बोस, और लास्ट में बोस यहीं से त्यागपत्र दे देंगे। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से किस वर्ष त्यागपत्र दिया? 1930। सुभाष चंद्र बोस ने 39 में त्यागपत्र दिया, तो फिर क्या बनाया था? वेरी गुड, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, याद आ रहा आपको? फॉरवर्ड ब्लॉक। और सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया, तो अगला अध्यक्ष किसको बनाया था? वेरी गुड, मिस्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या 1939 तक सबको याद हो चुका है? क्या बिना देखे याद हो गया है? शाबाश बेटा। अब अगली स्लाइड पर जा रहे हैं। 1940 में कभी भी आप याद रखेंगे 39 तक तो हम लोग डिमांड कर रहे हैं, मगर हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। हमारी बात सुनी जाएगी पहली बार 1940 में। कौन से प्रस्ताव में? वेरी गुड। तो अब ईयर कैसे याद रखेंगे? 40 आएगा, 40 के बाद 42 आएगा, 40 आएगा, देन 42 आएगा, देन 45 आएगा, देन 46 आएगा। 4 ईयर, 40 42 40 42 45 46, 40 42 45 46। तो चारों को एक साथ देखते हैं क्या क्या आएगा। सबसे पहले कल मैंने बता दिया था, शॉर्ट में देख लेते। 1940 में पहली बार फर्स्ट टाइम अंग्रेजों ने हाँ बोला। अंग्रेजों ने हाँ बोला मतलब स्वीकार किया कि हम आपके लिए एक संविधान बनाएंगे, और ये अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया गया। तो आपको मैंने बोला नाम है अगस्त प्रस्ताव, तो तारीख ही इंपॉर्टेंट है, बता दीजिए। शाबाश बेटा, अगस्त प्रस्ताव की पूरी क्लास को तारीख याद है, 8 अगस्त। ईयर कौन सा है? 1940। कोई बता सकता है गवर्नर जनरल कौन थे? शाबाश बेटा, लिन लिथगो। इसके बाद कौन थे प्रधानमंत्री ब्रिटेन के? चर्चिल थे, पक्का? चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और गवर्नर जनरल लिन लिथगो थे। और अगस्त प्रस्ताव ने आके क्या बोला कि ठीक है, आपके लिए एक संविधान बनाएंगे। और आप क्यों नाराज थे अंग्रेजों से? क्योंकि युद्ध में आपने शामिल किया और हमसे पूछा नहीं। तो ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा हम युद्ध की एक सलाहकार काउंसिल बनाएंगे, एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे, मतलब आपसे पूछ के लेंगे। एक बात तो ये बोलेगा। दूसरा बोलेगा आपके लिए संविधान सभा भी बनाएंगे, बट कब बनाएंगे? युद्ध के बाद। युद्ध के बाद संविधान सभा बनाने की बात करेगा, याद है आपको? मगर ये अगस्त प्रस्ताव फेल हो जाएगा। तो लिख देते हैं आगे कि सर ने बता दिया ये फेल हो गया। इसको फेल कौन कर रहा है? कांग्रेस ने भी फेल कर दिया, और मुस्लिम लीग ने भी फेल कर दिया। ये 1940 की बात है। यहां तक आपको क्लियर है? आगे चले।
40 में अगस्त प्रस्ताव तो फेल हो गया। क्या आपने कुछ शुरू किया इसके बाद तुरंत बाद? वेरी गुड, आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं आपको आईएएस का क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, आप आईएएस का पेपर लगाइए, और आईएएस से बड़ा तो कोई एग्जाम नहीं है भारत में। यदि उसके क्वेश्चन आप लगा सकते हैं तो फिर आप कलेक्टर भी बन सकते हैं। उसका प्रीलिम्स मेंस निकालना पड़ेगा आपको। अब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि बताइए इंडिविजुअल सत्याग्रह जो था उसके बैक में कौन सी घटना घटी थी। तो जस्ट बैक पूछना मतलब किसकी वजह से आया, तो आप बोलेंगे अगस्त प्रपोजल फेल हुआ और उसके बाद क्या शुरू हुआ। क्लियर? बेसिक क्वेश्चन आया था क्विक इंडिया मूवमेंट के बैकग्राउंड में क्या हुआ था। तो क्विक इंडिया मूवमेंट के बैकग्राउंड में क्या फेल हुआ था? ट्रिप्स प्रस्ताव। कल आपको याद है? तो मैं लिख देता हूं ये फेल हुआ और यहां से लाइन लिख देते हैं। जब ये फेल हो गया तो इसी के बाद हमने 17 अक्टूबर, इस बार हो सकता है ये आ जाए, ध्यान रखना, 17 अक्टूबर 1940 को इंडिविजुअल सत्याग्रह, इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। क्या इंटरव्यू में कोई पूछे किस टाइप का था, बता देंगे? आपको याद आ रहा है वो एक व्यक्ति लीडर बनता है, बीच में भाषण देता है, भीड़ करते हैं, बस इतना ही था। आप ये बोल देंगे कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं था, हमने क्यों चलाया, ताकि ठंडा नहीं पड़ जाए माहौल को गर्म रखना है, कंटिन्यूटी बनाए रखना है, इसीलिए गांधी जी ने ये आइडिया दिया था। और इसीलिए उस समय सुभाष चंद्र बोस बोल रहे थे कि बड़ा मूवमेंट ले आओ, अगले साल क्या ले आओ, बड़ा मूवमेंट। तो गांधी जी बोला बड़ा मूवमेंट तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? गांधी जी का विचार था कि अभी उनका ध्यान कहां पर है, अंग्रेजों का ध्यान कहां है, वर्ल्ड वार में, और वो आपके बड़े मूवमेंट पे ध्यान नहीं देंगे और हमारी स्थिति बिगड़ेगी इससे आजादी। तो दोनों अलग अलग हो गए, बोस और गांधी जी। तो एक आप बोल सकते हैं इसको एज अ सिंबॉलिक मूवमेंट था, एक नॉर्मल की हम विरोध जता रहे हैं। और आपको ये भी बता रहे इसके पहले सत्याग्रही बार बार पूछे जाते हैं, शाबाश बेटा, आचार्य विनोबा भावे। वो आपसे बार बार क्वेश्चन आता है, एमपीएससी प्रीलिम्स सालों से पूछ रहा है, बताइए भारत में पहला सत्याग्रही किसको मानेंगे? आचार्य विनोबा भावे। और दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल। ये सब मैं अभी आपको कल का ही पढ़ा रहा हूँ, अभी आज पे तो आया ही, ये तो रिवीजन चल रहा है। हम रिवीजन इसलिए कर रहे हैं कि आधा टॉपिक हुआ था, और आधा जब भी होगा हम 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, मगर उसको मिला के फिर सबमिट करेंगे। पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पूरा एक साथ याद रहेगा। जवाहरलाल नेहरू इसके दूसरे सत्याग्रही थे। ध्यान रखेंगे इसी को एक नाम से कभी आ जाए, दिल्ली चलो, ध्यान रखना कि वो क्वेश्चन पूछ रहा, दिल्ली चलो मूवमेंट किस मूवमेंट को कहा जाता है? इसी को फिर से लुसेंट पढ़ने वाले, दिल्ली चलो का नारा अलग है, नारा किसने दिया ये अलग क्वेश्चन बनता है। दिल्ली चलो मूवमेंट किसको बोलते हैं? तो इसी का दूसरा नाम लिखता हूं, इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी बोला जाता है, दिल्ली चलो आंदोलन। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ये हो गया आपका। अच्छा, एक चीज तो बताना भूल गए, कौन बताएगा कि ये इंडिविजुअल मूवमेंट किस जगह से शुरू हुआ? कोई भी नहीं मिलेगा। पावनार आश्रम, वेरी इंपॉर्टेंट आश्रम, आगे चल के पढ़ना, हिस्ट्री में सब आएगा, ठीक है ना? तो लिख देता हूं पावनार से शुरू हुआ, पावनार आश्रम, ये लिख दिया। अब बताइए 1940 कंप्लीट हुआ, अब क्या आएगा 1942, 1942। और कौन सा प्रस्ताव आएगा बेटा? अब आएगा ट्रिप्स प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? आप कैसे याद कर लीजिए, 40 में अगस्त प्रस्ताव, 42 में ट्रिप्स प्रस्ताव और 46 में कैबिनेट प्रस्ताव, 3 प्रस्ताव, ठीक है ना? चलिए अब लिख देता हूं 1942। 1942 में ट्रिप्स प्रस्ताव भेजा गया। ट्रिप्स प्रस्ताव अंग्रेजों ने हमारे लिए भेजा। अभी भी प्रधानमंत्री चर्चिल ही है, और आपको याद आ रहा होगा क्यों भेजा है, क्योंकि इस समय कौन विश्व युद्ध में कौन कूद चुका है? जापान। और जापान ने सबकी हालत खराब की है, और जापान के कूदने से मित्र राष्ट्र कमजोर हो गए, और मित्र राष्ट्र जो थे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये लोग ब्रिटेन पे दबाव बनाने लगे कि आप इंडिया का कुछ करो, इंडिया की प्रॉब्लम क्लियर करो, क्योंकि जापान से हमको भी डर लग रहा है। और जापान आजाद हिंद फौज को पूरा सपोर्ट कर चुका है सुभाष चंद्र बोस की, तो जापान के आक्रामक होने से ये लोग घबराए, और इन्होंने हमारे लिए क्या भेज दिया? क्रिप्स प्रपोजल भेज दिया। तो क्रिप्स मिशन मतलब क्रिप्स एक व्यक्ति का नाम है, स्टेफोर्ड क्रिप्स, वो भारत आए। तो 22 मार्च 1942 को ये मिशन भारत आया, 22 मार्च को भारत आए, अभी तो आए हैं। फिर आकर प्रपोजल दिया, अगर आपको प्रपोजल दिया तो 30 मार्च को प्रस्ताव आया। इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, जहां पर डेट होगी मैं लिख दूंगा, फिर भी मैंने इस पे लिख दिए, कल नहीं बताया इसकी। प्रस्ताव 30 मार्च को आया, कैबिनेट प्रस्ताव क्रिप्स प्रस्ताव आया, और क्रिप्स प्रस्ताव फेल हुआ या पास हुआ? ये भी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि इसकी बात भी वही थी कि हम आपको आजाद करेंगे, और क्रिप्स प्रस्ताव तो बहुत ही खतरनाक था।
क्योंकि अगस्त प्रस्ताव क्यों बर्बाद हुआ था। अगस्त प्रस्ताव में एक बात अच्छी नहीं लगी थी हमें, वो ये अच्छी नहीं, युद्ध में आपसे पूछकर एडवाइजरी काउंसिल बनेगी वो तो अच्छा था, मगर अगस्त प्रस्ताव में बोला था कि आपको जो स्वराज दिया जाएगा, फ्रीडम, वो डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। हमने बोला डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए हमको, डोमिनियन मतलब कंप्लीटली फ्रीडम नहीं दी जाएगी, कुछ इंपॉर्टेंट अफेयर्स अंग्रेज अभी भी अपने पास रखेंगे, वो भारत को आजाद करेंगे। तो हमने अगस्त प्रस्ताव बोला भैया देना हो तो पूरी आजादी दो, हम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हैं, हम पूर्ण स्वराज का बिल भी पास कर चुके हैं कांग्रेस की, हमें पूर्ण स्वराज काफी समय पहले कर चुके हैं, तो इसीलिए वो फेल हो गया। ये क्यों फेल हुआ, ये तो इतना खतरनाक था कि इसमें हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की पूरी बात करनी थी। ठीक है, इसमें कैसी कैसी बात की थी मैंने आपको कल बताया था। इसमें सबसे पहले एक छोटी सी रिकमेंडेशन लिखता हूँ, हाँ ये रिकमेंडेशन वगैरह फ्री में नहीं आता है, मेंस में लिखना पड़ता है, फिर भी दिमाग में रहना चाहिए किसकी वजह से कौन सा फेल हो रहा है। ये फेल हुआ टुकड़े की बात करें, वो फेल हुआ आधी आजादी की बात करें, एक एक पॉइंट याद रखें। टुकड़े कैसे, एक इंडियन यूनियन बनेगा, एक भारतीय संघ बनेगा, इंडियन यूनियन ग्रुप बनेगा, और इस इंडियन यूनियन में मुस्लिम लीग चाहे तो आए और चाहे तो ना आए, तो हमको ये बात तो बिल्कुल चाहिए है ना, इंडियन यूनियन में मुस्लिम लीग की इच्छा, आए तो आए ना आए तो भाई मुस्लिम लीग नहीं आएगी तो हमारा देश टूटेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान में तोड़ने की बात करते हैं। दूसरी बात, सबसे अच्छी बात क्या लगी, सबसे बुरी बात क्या लगी, एक संविधान सभा भी बनेगी, संविधान सभा बनेगी या संविधान बनेगा, और इस संविधान को ये जो स्टेट है ये चाहे तो स्वीकार करें और चाहे तो भैया हम ये चाहते हैं पूरा भारत आजाद हो, सबके लिए एक जैसा संविधान बने, और ये बोल रहे हैं कि जो संविधान होगा उसको ये प्रोविंस है, ब्रिटिश प्रोविंस चाहे तो स्वीकार करे और चाहे तो अपना अलग बना ले। तो ये संविधान जो होगा उसके लिए किसको स्वतंत्र कर दिया गया, प्रांतों की इच्छा, इधर मुस्लिम लीग की इच्छा और इधर किसकी इच्छा, प्रांतों की इच्छा, प्रांत स्वीकार कर, मैंने इच्छा लिख दिया, समझ गया, स्वीकार करें। तो ये दोनों ही बात, इससे हमारे भारत को तोड़ रहे हो आप ताकि हमारे स्टेट पूरे नहीं बच पाए, और इससे तुम हिंदू मुस्लिम को, तो ये टुकड़े की राजनीति, इसको बोला जाता है टुकड़े की राजनीति, और ये प्रस्ताव फेल हुआ क्योंकि इसमें टुकड़ों की बात की गई, इसलिए कांग्रेस ने इसको फेल कर दिया। और महात्मा गांधी ने इसके बारे में क्या बोला था बेटा, पोस्ट डेटेड चेक, क्या बोला था, ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट आता है, किस मूवमेंट के लिए पोस्ट डेटेड चेक बोला गया, क्रिप्स प्रस्ताव फेल हुआ और महात्मा गांधी ने इसे बाद की तारीख का चेक कहा, और ये फेल होते से गांधी जी को गुस्सा आया और एक बड़ा मूवमेंट शुरू हो गया, कौन सा, क्विट इंडिया मूवमेंट, सबसे लास्ट मूवमेंट है, सबसे बड़ा मूवमेंट है भारत में। तो क्रिप्स प्रस्ताव के फेल हो जाने के बाद, क्रिप्स प्रस्ताव जो था वो फेल हो गया, और गांधी जी ने, अब बताओ कब से स्टार्ट हुआ क्विट इंडिया, शाबाश, भारत छोड़ो। क्या ये एमपीपीएससी का क्वेश्चन है, क्या ये पिछले साल का क्वेश्चन है, जिन्होंने एग्जाम दिया उनको मालूम है। आशु, क्या डेट पूछी गई थी वो बताएगा, उस 3 साल से एग्जाम दे रहा है, क्या डेट पूछी गई थी बेटा, समझ गए, जहां पर डेट में बोल दूं वहां डेट ही याद करना है, क्योंकि जब पिछले साल आया क्विट इंडिया मूवमेंट एग्जाम में आया एमपीपीएससी में, तो उन्होंने ऑप्शन दिया 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9, एकदम पास की तारीख, तो यहाँ पर 9 अगस्त याद है, 9 अगस्त, क्या 8 अगस्त भी अभी आपने पढ़ा कहीं पर, वेरी गुड, अगस्त की प्रपोजल में 8 तारीख है और क्विट इंडिया में 9 तारीख। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था, करो या डू और डाई, डीडी लिख दिया था, ठीक है। अब एक सबसे अच्छा क्वेश्चन, इस बार यदि एमपीपीएससी ने क्वेश्चन कर लिया कि भारत छोड़ो का प्रस्ताव लाने वाले कौन थे, तो सब लगा देंगे, हाँ सब लगा देंगे गांधी जी, आपको लगाना जवाहरलाल। ये भारत छोड़ो आंदोलन को जो प्रपोजल बनाकर लाए थे ये जवाहरलाल, ये तो साइड में लिख देता हूं कि इसका प्रस्ताव नेहरू जी लाए थे, इसका फिर इसके नीचे क्यों किया, इसका प्रस्ताव नेहरू जी लेकर आए थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रपोजल लाने वाले हैं नेहरू जी, और भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ कोई बताएगा बेटा, बंबई नहीं बोलेगा कोई, बंबई के ग्वालियर टैंक से, बंबई के, वेरी गुड, शाबाश, ग्वालियर टैंक से ये शुरू हुआ, और अगले ही दिन सारे नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया गया कि तुम इतना बड़ा मूवमेंट चला रहे हो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में वापस उनकी स्थिति सही होगी है, और जब स्थिति सही होगी तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं बात, ठीक है। तो ये हो गया 42 की कहानी समाप्त। अब बात करेंगे सीधे 45 पे, 45 के बाद 46 में संविधान बनना शुरू हो जाएगा। अब 45 में हुआ क्या,
1945 में आप याद रख सकते हैं 14 जून को फिर अंग्रेजों ने एक प्लान दे दिया जिसका नाम था वेवेल प्लान। क्या नाम था? ये वेवेल प्लान नाम है इसका। तो ये दिया किसने होगा? गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल 2 साल पहले 1943 में लॉर्ड वेवेल गवर्नर जनरल बनकर आया और लॉर्ड वेवेल ने 14 जून 1945 को अपना वेवेल प्लान दिया। अब वेवेल प्लान कितना अच्छा था देखो, फिर से क्या बोलता है देखना। वेवेल प्लान बोलता है कि ठीक है अब इसकी रिपोर्ट कितनी अच्छी है, इसने हिंदू मुस्लिम को बराबर अधिकार दिए, इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों को बराबर अधिकार दिए। क्या बोला इसने बोला एक संविधान सभा बनेगी, पहला तो संविधान सभा बनेगी, एक संविधान सभा बनाएंगे जो सिर्फ भारतीयों से बनाई जाएगी, तो यही तो हम चाहते हैं। दूसरा, एक बात सुनना, क्या संविधान बनने के बाद ही चुनाव होगा? बिल्कुल हाँ, क्योंकि हम संविधान बनाएंगे तभी तो मालूम पड़ेगा चुनाव कैसे होता। तो उसके संविधान बनने में तो बेटा 2 साल लगेंगे, 2-2.5 साल लगेंगे, तो उसके पहले हमको भारत का प्रधानमंत्री ढूंढना पड़ेगा। तो वो ये बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, कभी भी आपके सामने आ जाए इंटरिम गवर्नमेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट, हिंदी में बोलेंगे अंतरिम सरकार। क्या बोलेंगे? अंतरिम सरकार। बेटा कभी भी ध्यान रखना, अंतरिम शब्द लाइफ में कभी भी आया, लाइफ में कहीं भी आ जाए, अंतरिम इंग्लिश बनेगा उसका एक शब्द इंटरिम, उसके लिए दिमाग में क्या रखेंगे? कुछ समय के लिए। इंटरिम का क्या मतलब होता है? कुछ समय के। तो मतलब जब तक आपका संविधान नहीं बनता, चुनाव नहीं हो जाता, जब तक के लिए इंटरिम गवर्नमेंट चाहिए ना, क्योंकि देश तो आजाद 47 में ही हो रहा है। देश आजाद कब हो रहा है? 1947 में, मगर संविधान बन रहा है 49 में, 2 साल लग गए। तो इस बीच में क्या देश में प्रधानमंत्री नहीं था ना, जवाहरलाल नेहरू। तो क्या जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने होंगे? नहीं, क्योंकि चुनाव ही 52 में होगा। अभी आज सुबह सीखा एमपी की क्लास में कि हमारे यहाँ चुनाव कब होगा? 1952 में। और प्रधानमंत्री कब से है? 1947 से, आजादी के बाद पीएम है। तो हम बोलेंगे जो हमारा पहला प्रधानमंत्री था जवाहरलाल नेहरू जो थे, वो इलेक्टेड नहीं थे बल्कि नॉमिनेटेड थे, नामांकित थे, क्लियर, अपॉइंट किए गए थे। चलिए अब वापस से आइए। तो इन्होंने बोला एक संविधान सभा बनेगी, फिर इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला कि एक कार्यकारिणी बनेगी। अब ये कार्यकारिणी को आप ये मत सोचो कि कैसा शब्द है हिंदी का, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगी, ध्यान से सुनना, यही एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपकी आजादी के समय ये इंटरिम गवर्नमेंट में बदल जाएगी। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगी जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को जगह दी जाएगी, हिंदू बराबर मुस्लिम, हिंदू एंड मुस्लिम को दोनों को जगह दी जाएगी। ये अच्छी बात लगी हमको कि हिंदू मुस्लिम दोनों की बात कर ली, अलग अलग नहीं किया, ठीक है। और अब इन्होंने जो प्रपोजल दिया इसके लिए इन्होंने बोला आओ सब लोग शिमला में मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? शिमला में एक मीटिंग करते हैं और वहां पर सब लोग आना। तो शिमला मीटिंग हुई और होते से फेल हो गई। और फेल होने के बाद ये वेवेल जो थे ये खुद ही स्वीकार कर गए, बोले मैंने बहुत कोशिश की मगर मैं फेल हो गया, मैं इनको एक नहीं कर पाया। जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम चल रही है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो अलग अलग जा रहे हैं, ठीक है। तो भैया लिख देता हूं, शिमला समझौता आयोजित हुआ, शिमला समझौता, शिमला समझौता। ये जो कार्यकारिणी है आगे चल के ये क्या बन जाएगी? अंतरिम सरकार बन जाएगी, अंतरिम सरकार। बस बनाने वाले अंतरिम सरकार अगले साल बन जाएगी। तो इतना क्लियर हो गया शिमला समझौता। अब शिमला समझौता फेल हुआ, अब फेल क्यों हुआ उसका कारण देखिए, ध्यान से सुनिए। अब इन्होंने क्या बोला था कि जब भी जाएंगे हिंदू भी जाएंगे और मुस्लिम भी जाएंगे। अब हुआ क्या? मुस्लिम को भी आना था और हिंदू को भी आना था। तो हुआ क्या कि कांग्रेस ने मुस्लिम कैंडिडेट भेज दिए कि भाई मुस्लिम की बात कर रहे हो तो मुस्लिम तो हमारी पार्टी में भी बहुत सारे नेता है। तो उनने मुस्लिम तो जिन्ना फिर नाराज हो गया, बोले जब मुस्लिम को जो इसमें भेजेगा वो हम भेजेंगे कि तुम भेजोगे? तो जिन्ना का कहना है कि मुस्लिम कैंडिडेट आएगा तो मुस्लिम लीग पार्टी से आएगा, और कांग्रेस बोल रही है कि बात मुस्लिम की हुई है तो कांग्रेस से भी आ सकता है। सही है या गलत है भाई? मुस्लिम और हिंदू की बात करें तो कांग्रेस का भी हो सकता है। तो कांग्रेस ने अपने मुस्लिम कैंडिडेट भेज दिए। इस बात से जिन्ना को वापस नाराज हो गया कि ये तो कोई बात नहीं हुई, मुस्लिम कैंडिडेट भेजने का अधिकार तो हमको है, हम भेजेंगे। क्योंकि उनकी जो पार्टी है मुस्लिम लीग बेटा वो कम्युनली है, वो जाति के धर्म के आधार पर ही बनी थी। 1906 में मुस्लिम लीग बना और 1885 में कांग्रेस बना। तो कांग्रेस तो देश के लिए बना था, मगर मुस्लिम लीग तो मुसलमानों के आरक्षण के लिए बनाई गई थी। मुस्लिम अंग्रेजों के पास गए थे
मुस्लिम कम्युनिटी अंग्रेजों के पास गए थे, हाथ जोड़ के बोला था हमें रिजर्वेशन दे दो, हम इस देश में माइनॉरिटीज हैं। तो अंग्रेजों को तो मौका मिल गया था, वही फूट डालो और राज करो। कि मुस्लिम खुद ही आ गए हमसे एक्स्ट्रा सहूलियत मांगने, अंग्रेजों ने तुरंत रिजर्वेशन दे दिया, मौके का फायदा उठा लिया कि इनको मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दो, ताकि हिंदुस्तान में मुस्लिम और हिंदू को क्या किया जाए, अलग किया जाए। क्यों? क्योंकि अंग्रेज कुछ सालों पहले, 40-50 साल पहले अंग्रेज मंगल पांडे की क्रांति देख चुके हैं, और मंगल पांडे की क्रांति में झांसी की रानी तो हिंदू नाम है, मगर बहुत सारे मुस्लिम नाम है, ये आपको मालूम है। लियाकत अली मुस्लिम नाम है उस समय का, बेगम हजरत महल मुस्लिम नाम है, बहादुर शाह जफर मुस्लिम नाम है। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें बेटा हिंदू और मुसलमानों दोनों ने भयंकर भयंकर अंग्रेजों को परेशान किया था, और अंग्रेज ये बात समझ चुके थे कि इस देश में टिकना है तो इन दोनों को अलग करना पड़ेगा। एक इतिहासकार लिखता है कि 1857 की क्रांति में हिंदू और मुसलमान दोनों का बराबर से खून बहा था, और हिंदू और मुसलमान की जो एकता है वो 1857 के बाद दोबारा देखी नहीं, क्योंकि अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि यदि इनके साथ इस देश में रुकना है तो पहले इनको हिंदू मुस्लिम में बांटना पड़ेगा, वरना ये दोनों एक हो जाते हैं तो बहुत आक्रामक हो जाते हैं। ठीक है, तो 1857 के बाद जो अगले साल 1858 का एक्ट लाए थे, वहीं से अंग्रेजों ने माइंडसेट कर लिया था कि इनको मुस्लिमों से अलग करना है। और जब ये सारे मुसलमान नेता रिजर्वेशन मांगने गए तो वो खुश हो गए अंग्रेज कि हम तो चाहते ही। क्यों? आपको और सीखना हो तो मैं बताऊंगा, वैसे तो अभी आप इतना सीख सकते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की पार्टी बनी, और इसके पहले ही 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। कौन सा हुआ? और बंगाल को हिंदू मुस्लिम के अनुसार तोड़ दिया, और किसने? लॉर्ड कर्जन ने तोड़ा। किसने तोड़ा? तो लॉर्ड कर्जन ने जब तोड़ा हिंदू मुस्लिम के तो, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। अभी आप गर्ल्स और बॉयज एक साथ बैठे हैं, ठीक है, अचानक मैं कल आऊंगा कि नहीं, सारी गर्ल्स इधर बैठेंगी और बॉयज इधर बैठेंगे, मैंने तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया। ऐसे कर्जन ने किया था कि हिंदू इधर और मुसलमान इधर। तो अच्छा, मैंने आपको गर्ल्स और बॉयज को अलग अलग किया, तो आपके माइंड में एक चीज तो आएगी, सभी के माइंड में, कि कुछ बात हुई क्या, क्लास में कोई बात हुई क्या, कोई इशू आया क्या, सर ने लड़कियों को इधर क्यों किया, लड़कों को अभी तक तुम साथ में। बस अब जिस प्रकार बंगाल में हमको हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग किया गया, तो क्या मुस्लिम के दिमाग में नहीं आया होगा? मुस्लिम के भी दिमाग में आया कि हमको अलग कर दिया गया, हमको बंगाल में, हमारा बंगाल अलग, इसमें तो मुस्लिम ही मुस्लिम है, चाहते तो आप दूसरे तरीके से बांट सकते थे। ठीक है, तो मुस्लिमों को क्या जवाब दिया है अंग्रेजों ने? मुस्लिमों को जवाब दिया है कि आपके भले के लिए किया गया है, हम आपका भला चाहते हैं। किसका? मुसलमानों का। आपका एक साथ रहोगे तो आपका भला। तो मुस्लिम को तो लगा हाँ हमारे लिए अच्छा हुआ। फिर कांग्रेस पूछने गई हमको अलग क्यों कर दिया, तो कांग्रेस को क्या बोला? आपका बंगाल बहुत बड़ा था, आपका प्रशासन नहीं चल पा रहा था। सुबह वाली क्लास याद है, फजल अली बोल के गए थे कि प्रशासन ना चल पाए तो तोड़ दो। तो बिल्कुल वही का वही बहाना किसने लिया? फजल अली का नहीं, मतलब वही बहाना कर्जन ने लिया कि बंगाल बहुत बड़ा है, इसके प्रशासन चलाने में हमको प्रॉब्लम आ रही। तो अंग्रेजों ने कांग्रेस को अलग जवाब दिया और मुस्लिम को अलग जवाब दिया, और मुस्लिम को जब ऐसा लगा अच्छा हमारे भले के लिए हमको अलग किया है, तो फिर हमको रिजर्वेशन भी दे दो। तो बस जैसा तुमने किया, अगले साल पहुंच गए, उनके जाल में फंस गए, और अगले साल बोले साहब हमको अलग तो कर दिया है, हमारे लिए चुनाव की सीटें भी अलग कर दो कि यहां से सिर्फ मुस्लिम ही बंदा खड़ा होगा, हिंदू बंदा खड़ा नहीं होगा। तो फिर कर्जन ने क्या बोला था पता है आपको? कर्जन बांट के गया था, और यहाँ पर आ गए थे मिंटो। कौन आ गए थे? और मिंटो ने बोला था कर्जन ने जो जहर का बीज बोया था अब वो पौधा बन चुका। मतलब जहर का बीज तो यही बो गया था, वो पेड़ बन रहा है कि हाँ ये लोग सही में चाहते हैं कि हम अलग अलग हो जाए, तो वापस आ जाए, नहीं तो भी इतिहास में चला जाएगा, क्योंकि फिर 1907 भी आ जाएगा, 8 भी 9 भी सब आते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इतिहास का भी टीचर हूँ बाय द वे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ गए। सिमला समझौता फेल हो गया क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस ने भेज दिए, तो ये भी एक प्रकार से फेल हुआ। वेवेल प्लान फेल हुआ, और वेवेल प्लान के बाद आगे बढ़ते हैं। अब वेवेल प्लान के बाद कुछ नहीं बचता, आपके पास कुछ नहीं बचता, सिर्फ एक ही चीज बचती है कि 45 में अंग्रेजों की सरकार ही बदल गई वहां ब्रिटेन में चुनाव हो गए, और ब्रिटेन में जब चुनाव हुए बेटा, तो अंग्रेजों की सरकार चेंज हुई, और अंग्रेजों को एक नया प्राइम मिनिस्टर मिल गया, और वो हमारे लिए बहुत अच्छा था, उसका नाम था क्लीमेंट एटली। क्या नाम था? तो मैं लिख देता हूं, 1945 में ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। ब्रिटेन के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है? आप बोलेंगे सर क्लीमेंट एटली।
क्लीमेंट एटली, और एटली की बात सुना दूं आपको, क्या बोला था? क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के थे, बहुत लिबरल भी थे, उदार थे, ठीक है। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में लेक्चर दिया, भाषण दिया। हाउस ऑफ कॉमन्स क्या होता है बेटा? ब्रिटेन की लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। आपके यहाँ लोकसभा बोलते हैं, वहां पर क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स। और हाउस ऑफ कॉमन्स में जब एटली खड़ा हुआ, प्रधानमंत्री खड़े हुए, तो क्या बोला उन्होंने? जरा सुन सकते हैं उनके मुंह से कैसे आजाद किया। उन्होंने बोला कि हजारों किलोमीटर दूर भारत नाम के देश को हमने अपनी कॉलोनी बना रखा है, उपनिवेश बना रखा है। अब सही समय आ गया है कि उन्हें आजाद किया जाए। भारत को आजाद करने का सही समय आ चुका है, उनकी आजादी की तैयारी की जाए और उनके लिए एक संविधान का निर्माण भी किया जाए। ये घोषणा किसने कर दी? क्लीमेंट एटली ने। तो याद रखेंगे क्वेश्चन क्या आएगा? भारत की आजादी की घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री का नाम बताइए। क्लीमेंट लिखते हैं, आजादी की घोषणा हो गई, इसने कर दी कि हम आजाद करने वाले, तैयारी करो, ठीक है। तो लिख देते हैं आजादी की घोषणा इसी ने करी। भारत की आजादी की घोषणा करने वाले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का नाम है क्लीमेंट एटली। अब भैया चलो आजाद कर दो, और आजादी के साथ क्या बोल रहा है वो? एक संविधान भी बना दो। अब बनेगा आपका संविधान। अब ये किसको भेजेंगे? अब ये भेजेंगे कैबिनेट मिशन को। अब कौन आएगा? कैबिनेट मिशन आएगा और आपका पूरा संविधान बनाकर जाएगा। मतलब हमारे संविधान का निर्माण किसकी सिफारिश पर हुआ? सबके लिए रटा रटा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का निर्माण किसकी रिकमेंडेशन पर हुआ? उत्तर देंगे सिर्फ कैबिनेट मिशन। मतलब क्लीमेंट एटली ने किसको भेजा? कैबिनेट मिशन को भेजा। तो लिख दो कैबिनेट मिशन आ गया, ये आ गया कैबिनेट मिशन। यहां से आपकी नई कहानी शुरू और यहां से आज की क्लास शुरू। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन सबसे पहला क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, सभी को याद होना चाहिए। जो नए स्टूडेंट है वो तुरंत याद करेंगे। जिस प्रकार आज सुबह आपने फजल अली याद किया, याद है? फजल अली अध्यक्ष, के एम पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरी, आपने याद किया राज्य पुनर्गठन आयोग सुबह वाली क्लास में। अब आप इसको याद करेंगे। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, इसमें भी कितने लोग थे? 3। और ये बार बार पूछा जाएगा बेटा। मैं लिख देता हूं पेंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। पेंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। एक बंदा मेंबर था, ए बी अलेक्जेंडर उनका नाम था। हाँ बेटा, बोल बेटा। 3 थे। तो बोल क्या डाउट है? 4 हो गए क्या? नहीं, ये पेंथिक लॉरेंस दोनों एक ही बेटा, ठीक है। एक अध्यक्ष था और 2 मेंबर थे। तीसरा ओके, क्या लगता है मैं भूल जाऊंगा? बेटा स्टेफोर्ड मैं नहीं भूलूंगा, मैं पढ़ाते समय बहुत कम भूलता हूँ, और भूल जाता हूँ मेरे को तुरंत याद आ जाता। जैसे मैं आज सुबह 5वां संभाग मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा था बार बार करना, और जैसे ही उतरा मेरे को आगे वो निकालना ही वहीं रखा था सामने। याद आ रहा है आपको? मैं आज सुबह क्लास में 4 संभाग लिख के रुक गया था, आपको याद आया है ना? मेरे को तो याद है ना मैंने क्या बोला। तो बाय चांस ही ऐसा होता है कि क्लास में भूल जाऊं, और मैं भूल जाऊंगा तो आपको भुला दूंगा कि मैं भूल गया। ये भी मेरे अंदर कला है, आपको नहीं मालूम पड़ेगा कहां पर भूल गया। और मैं क्यों नहीं भूलता हूं बेटा? क्योंकि 12 साल पहले मैं टीचर बना था, और उसके पहले मैंने पूरा याद कर लिया था, फिर मैं टीचर बना। इसलिए मुझको ना किताब लगती है ना कॉपी लगती है, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, मुझको याद आता। और तारीख भी लिखता हूँ सारी आपके साथ, डेट ईयर नाम सब लिखता जाता हूँ। कहीं 8 नाम आए तो 8 लिख देता हूँ, कहीं 16 आते तो 16 ही लिख देता हूँ। अभी लिखूंगा 15 नाम बिना लिखे, ठीक है ना? तो आपको विश्वास हो जाएगा। इंटरिम गवर्नमेंट बनाऊंगा ना। चलिए स्टेफोर्ड क्लिप्स, अब इसमें बेटा इस पे स्टार लगा लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये अध्यक्ष तो अध्यक्ष ही पूछा जाएगा। पेंथिक लॉरेंस याद रहेगा? याद रहेगा बेटा? चलिए आगे चलो, यहां तक आ गया। अब कैबिनेट मिशन भारत कब आया होगा बेटा? 1946 में। सब 46 का ही काम चल रहा है ना। अब आप सिर्फ 46 पे रहोगे। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री तो 45 में चेंज होगा, घोषणा कब हुई? चलो इसको भी देता हूं। ये भी 1946 में, कैबिनेट मिशन भी 1946 में, ठीक है ना? 1946 और कैबिनेट मिशन, कोई आपसे ऐसा पूछता है कि कैबिनेट मिशन क्या करने आया है, तो आप 2 चीजें बताया करो। एक तो वो अंतरिम सरकार बनवाएगा, अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट,
इंटरिम गवर्नमेंट की बात करेगा कि एक सरकार बना लो, जब तक संविधान नहीं बनेगा उस सरकार से हमारा देश चलेगा, क्योंकि आपको फ्रीडम भी मिलने वाला है। और एक संविधान सभा बनवाएगा, संविधान सभा। तो क्वेश्चन तो आपको एक यहां से एक ही मिलना है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसकी सिफारिश पर किया गया? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया। चले आगे। अब कैबिनेट मिशन ने क्या क्या सिफारिशें की, हम ये देखें। सबसे अच्छी सिफारिश क्या लगी मुझको? मेरी बात बताओ, मुझको ये अच्छा लगा कि इसमें स्पष्ट मना कर दिया था कि भारत को तोड़कर कोई दूसरा देश नहीं बनाया जाएगा। और मुस्लिम लीग बिल्कुल चुप हो गई। यहाँ स्पष्ट मना हुआ था कि इंडिया को डिवाइड नहीं किया जाएगा, इंडिया एक ही कंट्री रहेगा, इसे डिवाइड नहीं किया जाएगा। और यहीं से मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा नाराज भी हो जाएगी कि हमारी बात तो बिल्कुल नहीं सुन रही, क्योंकि वो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा। अब मैं जा रहा हूं कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन की सिफारिश, पहले सिफारिश समझा दूं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 पे सिखा दूंगा, 4 खास खास चीजें सिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आ जाओ, देखो बेटा। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान बनाएगा कौन। तो कैबिनेट मिशन तो बनवाने आया है, बनाने थोड़ी आप बनाओगे, आप ही लोग, आपके देश का संविधान है, आप बनाइए। तो वो बोलेगा भैया संविधान बनाने के लिए सबसे पहले एक संविधान सभा बना लो। संविधान बनाने के लिए पहले एक असेंबली बनाओ, क्योंकि संविधान को एक व्यक्ति नहीं बनाएगा। तो एक ग्रुप बना ले 200-300 लोगों का, ये सब मिलकर बनाएंगे। तो जो 200-300 लोग बता रहा हूं, इन्हीं को कांस्टेंट असेंबली बोलते हैं। तो सबसे एक एक चीज देखते जाना, यहां से क्वेश्चन बहुत आता है, यहां से वास्तव में टॉपिक स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना। अब यहां से कितना याद करना है आपको? सबसे पहले एक संविधान सभा होगी, संविधान सभा होगी, लिख दिया। अब वो ये भी बताएगा कि इसमें कितने लोग होंगे। ठीक है ना। ये संविधान सभा में 389 मेंबर होंगे, सबको डेटा याद रखना, डिजिट सारी याद। इसमें टोटल 389 मेंबर होंगे। इनको उसने बांट भी दिया कैसे कैसे आएंगे। इसमें से 296 प्रांतों से आएंगे, और इसमें से 296 93 कहां से आएंगे? देसी रियासतों से। देसी रियासतों से 93 सदस्य आएंगे, और 296 कहां से आएंगे? प्रांतों से। एक बात क्लियर। अब थोड़ा डिटेल में चीजें चलेंगी, ध्यान से सुनना। अब इधर देखिए सभी लोग। दूसरी बात, 296 तो आप बोल रहे हैं सर प्रांतों से आएंगे, और सर का कहना है कि 93 कहां से आएंगे? प्रिंसली स्टेट से। 93 कहां से आएंगे? प्रिंसली स्टेट। अब एक बात ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन आता है क्योंकि बार बार, और वहां गलत होता है। वो पूछेगा प्रांतों से आएंगे तो कैसे आएंगे? प्रांत कैसे है बेटा? प्रांत तो ऐसे है, देखिए मैं प्रांत सुना है आपने कल मेरे मुझसे, बंगाल प्रांत है, बंबई प्रांत है, यूपी है, यूनाइटेड है ना। तो इन प्रांतों से आएंगे। तो प्रांतों से आएंगे कैसे? भेजेगा कौन? तो प्रांतों से जो भी कैंडिडेट आएगा, किसमें आ रहे हैं पहले भी बताओ, किसमें आ रहे हैं? वो चुनाव जीत कर आएगा। प्रांतों से जो भी कैंडिडेट आएंगे वो क्या? चुनाव जीत कर। तो सबसे पहला शब्द क्या बोलेंगे? प्रांतों से आए हुए मेंबर निर्वाचित थे, इंग्लिश में इलेक्टेड थे, तो मैं लिख रहा हूं इलेक्शन। इलेक्शन के थ्रू आएंगे, निर्वाचित होंगे, निर्वाचित होंगे बेटा। और देशी रियासतों से जो आएंगे उनका कोई इलेक्शन नहीं होगा, उनका कोई इलेक्शन नहीं होगा। वो नामांकित होंगे, मतलब जिसका नाम बता दिया समिति ने उसको रख लेंगे, नामांकित। ये दोनों शब्द को आप याद रखना कि यहां तो चुनाव होगा, प्रांतों में चुनाव होगा, तो वहां के जितने मेंबर है सब इलेक्टेड होंगे। और जो देशी रियासत से 93 आ रहे हैं ये इलेक्टेड नहीं होंगे, ये नामांकित होंगे, एनरोल होंगे, नाम दिए जाएंगे। अब एक बात हो, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अब प्रांतों से आएंगे कितने लोग? 296। अब ये कैसे आएंगे ये भी सुनो, ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल समझना है। ये मैंने बनाया बंगाल प्रांत, ये मैंने बनाया मुंबई, ये बनाया यूपी, उदाहरण के 3 प्रांत बना दिए। तो किस प्रांत से कितने आएंगे, पहला तो ये क्वेश्चन। तो ये भी कैबिनेट मिशन ने डिसाइड कर दिया। कैबिनेट मिशन ने डिसाइड कर दिया कि यूपी से इतने आएंगे, बंगाल से इतने आएंगे। तो आपसे पूछेगा प्रांतों को जो सीटों का बंटवारा हुआ है, फिर से बोल रहा हूं, प्रांतों के लिए जो सीटों का बंटवारा हुआ है
किस आधार पर हुआ है, तो आपको वहां पर आंसर देना है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जो प्रांत जनसंख्या में बड़ा रहेगा वहां से ज्यादा लोग आएंगे, जो छोटा रहेगा वहां से कम। तो जितने भी क्वेश्चन है बेटा ये सब प्रीलिम्स के फेवरेट क्वेश्चन है, सब उलझाता है उसमें कि आप याद करके आए हैं या समझ के आए। तो देखना मैं क्या लिख रहा हूं, निर्वाचित के नीचे लिख दिया प्रांतों की सीटों का आवंटन। बेटा बहुत अच्छा शब्द लिख दिया मैंने, आवंटन। इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे अलॉटमेंट ऑफ सीट्स, अलॉटमेंट ऑफ, और अलॉटमेंट का मतलब होता है बंटवारा, ठीक है। तो लिख दिया प्रांतों की सीटों का आवंटन, उसके आगे इज इक्वल टू लगा के लिखा काय के आधार पर, जनसंख्या। क्या क्या एरिया के आधार पर हुआ है? नहीं, ऐसा हो सकता है कि कोई प्रांत एरिया में बड़ा हो मगर वहां से कम लोग आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे प्रांतों की जो सीटें डिवाइड की गई थी वो किसके आधार पर थी? समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन क्या आएगा, संविधान सभा में प्रांतों की सीटों का किस आधार पर डिवाइड किया गया था, अलॉट किया। आप बोलेंगे वहां नीचे देगा एरिया, धर्म के अनुसार, पॉपुलेशन, तो आप बोलेंगे पॉपुलेशन के बारे में। और आपको याद करने के लिए ऐसा है, एवरेज निकाले, पूरे इंडिया का एवरेज निकाले ना बेटा, तो 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक सीट थी। समझ गए? इससे और याद रहेगा कि इंडिया में जो पॉपुलेशन थी उस समय, यदि एवरेज निकालो तो 10 लाख की जनसंख्या पर कितने कैंडिडेट आया था? एक। यहां तक भी क्लियर? अब दूसरी बात, अब बहुत अच्छी बात सीखने जा रहे हैं। अब मैंने उदाहरण दे दिया आपको कि ये प्रांत, अब देखो मैं सिखाता हूं। मान लो यहां से 15 मेंबर बुलाए, मान लो यहां से 20 बुलाए। अब ये 15 मेंबर कौन है ये भी समझ नहीं आ रहा कि इनका चुनाव होगा कैसे, क्या इनके चुनाव में जनता वोट डालेगी, क्या भारत में एक बार चुनाव होगा, तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। अभी चुनाव तो वन, तो ध्यान देना मेरी बात पे, अब इसको अच्छे से समझना। मान लीजिए, ध्यान देना, मान लीजिए ये प्रांत है, इसका नाम है बंगाल। उदाहरण से सब समझाता हूं, बंगाल, और बंगाल से बोला गया है कि बंगाल से 15 लोग आएंगे उदाहरण के लिए, तो इसको 15 को मैं यहां लिखता हूं बाहर कि 15 लोग आ, मगर ये 15 लोगों का इलेक्शन होगा, ये भी आपको मन पड़ गया तो लिख दिया इनका इलेक्शन होगा। अब आपको ये पता लगाना है कि आखिर ये इलेक्शन होगा कैसे, इसमें वोट डालेगा कौन, ये बड़ा क्वेश्चन है ना। तो ध्यान देना मेरी बात पे, ये जो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बना रहा हूं, ये बंगाल की विधानसभा है। मतलब क्या भैया आजादी के पहले भी विधायक थे? हाँ थे। आप देख ही रहे ना 1937 में चुनाव हुआ था, तो बंगाल में तो पहले से विधायक होंगे, और वो 15 नहीं है, यहाँ तो 15 तो भेजना है, उसमें अंदर तो 200 सवा 200 लोग हैं। आप समझ में आ गया होगा। मान लो ये कितने लोग हैं? 200 लोग, और इसमें से जाएंगे कौन? 15। तो 15 लोगों का नाम आएगा, और नाम आएगा और भेजेंगे कौन? ये लोग अंदर ही वोट डाल लेंगे। क्लियर हो रहा है? तो मैं पूछूंगा इन 15 लोगों के इलेक्शन में किसने वोट डाला? आप बोलेंगे जो उस राज्य की जो लेजिस्लेचर है, उस राज्य की जो विधानसभा है, उसी के मेंबर ने वोट डाला। यहां तक क्लियर होगा? तो 200 विधायक आपस में ये ऐसे गोल गोल बनाने, तू जा तू जा तू जा तू जा, जो भी जीतेगा चला गया। तो यहां से इतना सिखा क्यों रहे? सिखा इसलिए रहे कि आपको सिर्फ 2 बातें याद रखना है। चुनाव 2 प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन और एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन सा होता है? जिसमें आम जनता, हम और आप वोट डाल दें, वो डायरेक्ट इलेक्शन। जिसमें हम वोट ना डालें वो क्लियर। क्या लोकसभा का चुनाव हुआ था तो हमने वोट डाला था? हाँ, और हमारी सरकार मोदी जी की बनाई। क्या मध्य प्रदेश की विधानसभा का चुनाव हुआ था, हमने वोट डाला था? हाँ, और हमने डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बनाई। क्या इंदौर की नगर निगम का चुनाव हुआ था, हमने वोट डाला था? हाँ, और हमने हमारा पार्षद और महापौर चुना। हम मतलब हम कॉमन पीपल, आम जनता 3 चुनाव में भाग लेती है। नगर निगम या पंचायत, गांव में रहेगा तो पंचायत, इससे वो अपने जिले या गांव की सरकार बनाती है। दूसरा स्टेट, इससे ही अपने स्टेट की गवर्नमेंट बनाती है। और तीसरा देश, इससे ही अपने देश की। मतलब आज जो आप बैठे हो, आपकी उम्र 18 साल है, आपके पास वोटर आईडी है, तो आप देश की भी सरकार आप बनाते हैं, राज्य की भी आप बनाते हैं, और अपने शहर की भी आप बनाते हैं। क्या किसी ने राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाला? राष्ट्रपति कौन है अभी भारत की? द्रौपदी मुर्मू। उनका इलेक्शन हुआ, क्या हमको किसी ने बोला कि जाओ वोट डालो? हमको मालूम नहीं पड़ा, पेपर में आता इलेक्शन हो गया, फलाने जीत गए, हमको तो बुलाया ही नहीं, तो हमारा कोई काम उसमें नहीं है। तो वो कौन सा चुनाव हुआ? इनडायरेक्ट। मगर राष्ट्रपति का चुनाव तो हुआ, हमने वोट नहीं डाला, तो क्या हुआ? विधायक लोगों ने वोट डाला है। हमने जिनको चुना उन्होंने किसी और को चुन लिया, हमने जिनको वाला चुन लिया नहीं ना। तो आप
कि हमने जिनको चुना उन्होंने किसी, ऐसा हमने जिनको इलेक्ट किया उन्होंने किसी और को इलेक्ट कर दिया, तो ये हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब ईमानदारी से बताइए कि ये डायरेक्ट था कि इनडायरेक्ट था? जोर से बोलिए, शाबाश। बस यही क्वेश्चन आता है, संविधान सभा का चुनाव कैसा था? आपको उत्तर ना रटा रटा है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। आपको मैंने प्रूफ करके बता दिया कैसा था, मिटा दे इसको। तो इस शब्द को भी लिख देते हैं, इस शब्द को भी लिख देते हैं। ये तो लिख दिया हमने, सीटों का आवंटन कैसे हुआ, जनसंख्या। मैं लिख देता हूं, अप्रत्यक्ष चुनाव था ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष चुनाव था। यहां तक क्लियर? कैबिनेट मिशन की यहां तक सिफारिश क्लियर? मेन सिफारिश पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, सारे लक्ष्य के नोट्स आपको मिल जाएंगे, एमपी के पॉलिटी के, मैं एप्लीकेशन पे दूंगा, आप उसको निकाल लेंगे जिसके पास नहीं है, ठीक है ना, और आप उसको पूरा पढ़ लेंगे। जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ लाइन टू लाइन उसमें लिखा हुआ है, क्लियर? और आप कोई सी भी बुक्स पढ़ते हैं तो सब में यही लिखा रहता है, ठीक है बेटा, कॉमन चीज। अब ध्यान देना, अब एक चीज और बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसको मैं और बांट दूं बेटा, तो बाद में लोग बोलेंगे बताया नहीं। ये 296 में भी 292 अलग है, 292 वास्तव में ये प्रांतों से आएंगे। प्रांत मतलब स्टेट, आपको कल से सुन रहे हैं आप। फिर ये चार जो थे ये सीसी एरिया है, चीफ कमिश्नर के 4 एरियाज हैं, चीफ कमिश्नर के 4 एरिया ये वहां से आएंगे, तो लिख देता हूं सीसी, चीफ कमिश्नर एरिया से आएंगे। और यदि किसी को याद करना हो 4 क्या है, तो एक दिल्ली है चीफ कमिश्नर एरिया, एक अजमेर है, अजमेर जो दरगाह पे भी बात चल रही है मोइनुद्दीन चिश्ती की, तीसरा कुर्ग है, कुर्ग कर्नाटक का क्षेत्र है, दिल्ली 1, अजमेर 2, कुर्ग 3, और एक जो पाकिस्तान जा चुका है बलूचिस्तान एक क्षेत्र है। तो 4 चीफ कमिश्नर एरिया पे, वहां से एक एक मेंबर, 292 प्रांतों से बचे हुए देशी। यहां तक क्लियर? अब यदि कोई आपसे पूछे कि ये वाले का तो इलेक्शन ही नहीं हुआ, तो ये लोग कहां से आए, तो आप बोलेंगे ये लोग नामांकित किए गए। नामांकित मतलब किसी का नाम बताया, तो आपको ये मालूम थी कि इनका नाम बताया किसने, तो इनका नाम आपको याद आ रहा है कि भारत में इस समय 565 देशी रियासतें, तो इन रियासतों का ग्रुप बना दिया, समझना कि इस एरिया की सारी रियासतें आप 2 लोग भेजो, इस ग्रुप के पास। तो रियासतों के जो राजा है ना, उन राजाओं ने नाम बताया कि हमारी तरफ से पढ़े लिखे ये हैं, या फिर एलएलबी करे हुए, या फिर ये समझदार है, इनको भेजा जाए। तो यहाँ पर लिख देता हूं किसके द्वारा आएंगे, तो मैं लिखता हूं राजाओं द्वारा मनोनीत किए गए, नामांकित किए गए, नॉमिनेट किए गए। इधर वाले तो इलेक्शन के हो गए, इधर वाले इलेक्शन हो गया, और इधर वाले राजाओं द्वारा मनोनीत। यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब मैं इसका आगे जा रहा हूं और इलेक्शन ही करा देता हूं। अब इलेक्शन होगा, इलेक्शन किसका करवा रहा हूं, कोई बता सकता है? संविधान सभा का, संविधान सभा का चुनाव हुआ, और चुनाव तक ध्यान देना, चुनाव तक मुस्लिम लीग साथ में। पहले आपको मंथ के हिसाब से ले जाऊं, तो चुनाव हुआ जुलाई में। अब आप बहुत देर तक 1946 पर ही रहोगे, 47 पे जाते से आजाद हो जाओ। 46 में मार्च में आया था कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी, ठीक है, और अप्रैल मई जून ये जुलाई पे आ गया, जुलाई में इलेक्शन हो गया। और इलेक्शन कितने जगह का हो रहा है आपको मालूम है? 296 का हो रहा है। कहां से कितने देखते जाइए। 208 सीट कांग्रेस जीत गई, ये हो गया गड़बड़। मुस्लिम लीग ने भी चुनाव लड़ा होगा सब दूर से, और मुस्लिम लीग को लगा था कि हम लोग काफी संख्या में जीतेंगे, मगर हुआ कुछ उल्टा। सबसे ज्यादा सीटें कौन निकाल के ले गई? कांग्रेस। आप ध्यान देना, अब संविधान सभा में सबसे बड़ा हिस्सा किसका हो गया? कांग्रेस का। तो ये दिमाग में आ गया होगा, उनके दिमाग में आया क्या, जिन्ना के दिमाग में क्या आया कि हम तो ज्यादा सीट जीत नहीं पाए, और अब इस देश का जो संविधान बनेगा वो हिंदुओं के हिसाब से बनेगा। क्लियर? वहीं से दिमाग में उनके आ गया है कि अरे यार मुस्लिम कम्युनिटी का ध्यान नहीं रखेंगे ये लोग, माइनॉरिटीज का ध्यान नहीं रखेंगे, यहां से दिमाग में आ जाएगा। इसके पहले तक तो बहुत जोश में थे जिन्ना भी कि चुनाव कराएंगे, हम भी जीतेंगे और संविधान हमारे हिसाब से बनवाएंगे, ठीक है। तो 208 सदस्य कांग्रेस के जीते, और केवल 73 सदस्य किसके जीते? मुस्लिम लीग के जीते। 7 मेंबर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी थी, अलग अलग 7 पार्टी, कंफ्यूज मत हो जाना। अलग अलग 7 पार्टी का मतलब होता है छोटी छोटी पार्टियां भी थी, पार्टीज थी, उनसे एक एक कैंडिडेट जीता। देयर आर 7 पार्टीज एंड देयर आर 7 कैंडिडेट। एक एक पार्टी का एक एक मेंबर जीता, एंड 8
8 जो थे वो निर्दलीय थे। निर्दलीय समझते जो किसी भी दल से चुनाव नहीं लड़े, अपने दम पे लड़े। तो ये टोटल लगा लीजिए आप, 8 7 15, 15 जोड़ लीजिए, 8 3 11, 11 15, 296 जोड़ दिया, हो गए क्या 296? हासिल लगा लिया ना, ये 11 11 15 5 6 6, ठीक है, 296। ये इलेक्शन हो गया। अब ये जो सीट लिखी है बेटा, ये सीटें पूरी याद करना पड़ेगी आपको, ये सीटें पूरी याद करना पड़ेगी। कांग्रेस को कितनी मिली याद कर लीजिए, 208, याद रहेगा। 208 सीटें किसको मिल गई? कांग्रेस को। और केवल 73 सीट किसको मिली? मुस्लिम लीग को। बस ये जुलाई का महीना है, जुलाई का महीना है। अब देखना अगस्त आ गया, अगस्त में मुस्लिम लीग, जैसे ही मुस्लिम लीग ने देखा कि हमारी स्थिति बहुत कमजोर हो गई, बहुत कमजोर हो गई, तो उन्होंने बोला हम इस संविधान सभा को नहीं मानेंगे, हमारे लिए अलग से संविधान सभा बनाओ, हमारा देश भी अलग बनाओ पाकिस्तान, और नहीं बनाओगे इस बार तो इस बार दंगे होंगे, मारपीट होगी, खून खराबा होगा, आग लगा दी जाएगी। और ऐसा बोला और ऐसा हुआ। ये इतना भयंकर हुआ। ये तारीख थी 16 अगस्त। आजादी मिली 15 अगस्त को, और एक 16 अगस्त भी था जिसमें भयंकर खून खराबा हुआ। और लिख देते हैं ये तारीख थी 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग सड़क पर आ गई और दंगे करने पे उतारू हो गई, और जगह जगह दंगे हुए, जगह जगह आग लगाई गई, सिर्फ इस बात को लेके कि हमारा देश अलग किया जाए और हमारा संविधान भी अलग बनाया जाए। तो ध्यान रखेंगे बेटा, क्या बोलते हैं, बोलो इसको, कौन सा डे है? वेरी गुड बेटा, डायरेक्ट एक्शन डे। कौन सा डे बनाया उन लोगों ने? मतलब प्रत्यक्ष, कि आप या तो पाकिस्तान दे दो या फिर हम छीन, यहाँ पर छीनने वाली बात हो गई थी, यहाँ पर छीनने वाली, यदि पाकिस्तान नहीं दोगे तो हम पाकिस्तान छीन लेंगे। और जगह जगह हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, रोड पर आए, आगजनी की घटनाएं हुई, और इसको बोल दिया गया डायरेक्ट एक्शन डे। ये मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, हिंदी वाले, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। और इस दिन बहुत सारे जगह पर भारत में दंगे हुए। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, कौन से महीने पे हो? चुनाव कब हुए थे? ये कैबिनेट मिशन को आप मंथ से लेके चलना, आपको जल्दी दिमाग में। अब बेटा अगले ही महीने सितंबर आया, और सितंबर में बात क्या आएगी, ये तो हो गया, अब अंतरिम सरकार भी बना ही लो, क्योंकि अब तो संविधान सभा बन गई, तो संविधान बनना शुरू होगा, और दिसंबर आएगा बेटा काम शुरू हो जाएगा, ध्यान देना। मगर उसके पहले सितंबर आएगा, और सितंबर जब आएगा, यहाँ पर लिखता हूं इस साइड में, 2 सितंबर 1946। गवर्नर जनरल इस समय भी लॉर्ड वेवेल है, और वेवेल ने बोला एक काम करो, नेहरू जी को आगे बुलाया जाए, नेहरू जी को आगे बुलाया जाए और सरकार बनानी शुरू किया। तो नेहरू जी को सरकार का निमंत्रण मिल गया, और इससे फिर जिन्ना नाराज हो गया कि हमको किसी को नहीं बुलाया। उसको लगा मुझको बुलाएंगे, हेड में बनूंगा इंटरिम गवर्नमेंट का, मगर हेड कौन बनेगा? जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी को निमंत्रण दिया लॉर्ड वेवेल ने, और वेवेल क्या बना? वेवेल बना अध्यक्ष। आप टेंशन मत लो, इंटरिम गवर्नमेंट में अध्यक्ष किसको बना? वो खुद बन रहे हैं अंग्रेज इंटरिम गवर्नमेंट में अध्यक्ष खुद बनेंगे। वेवेल अध्यक्ष बना, और उपाध्यक्ष किसको बना दिया उन्होंने? जवाहरलाल नेहरू को। लिखना, जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बना लिया। ये लिख दिया उपाध्यक्ष। कितने लोग हो गए बेटा? जोड़िए 2, अब आएंगे 13 हो गए। तो इंटरिम गवर्नमेंट, ध्यान देना, इंटरिम गवर्नमेंट 2 पे ये होगा, अध्यक्ष ऊपर 13 और आएंगे। मगर क्या मुस्लिम लीग इस समय तुम्हारे कहने सुनने में है? नहीं, इस समय तो वो नाराज है, और नखरे करने वाली बहू है। हर बार वो नखरे करेगी, हर चीज में नखरे करेगी। यहाँ पर मुस्लिम लीग ने क्या बोला कि हम इंटरिम गवर्नमेंट में नहीं आएंगे। तो फिर कांग्रेस भी इस बार अलग हो चुकी है। कांग्रेस का जवाब क्या है इस बार? आपको आना हो तो आओ, और नहीं आना हो तो मत आओ, ठीक है ना। आपको आना हो तो इंटरिम गवर्नमेंट में आ जाओ, क्योंकि अब संविधान बनेगा 1-2 महीने के अंदर, और आपको नहीं आना तो आप जाओ, बिना आपके ही हम क्या कर लेंगे? सरकार बना लेंगे। और नहीं आई मुस्लिम लीग, जिन्ना ने मना कर दिया कोई नहीं जाएगा, तो भैया हमने बोला ठीक है हम खुद ही कर लेंगे। हमने खुद ने 13 मेंबर बनाए, 13 मेंबर बनाए, और इंटरिम गवर्नमेंट बन गई। मगर यहां तक देश में क्या हुआ पता है? देश की जनता देख रही है कि कांग्रेस कितनी अच्छी पार्टी है, ये देश को आजाद कराने पे लगी हुई है, संविधान बनाने पे लगी है, इंटरिम गवर्नमेंट बनाने पे। और ये जो मुस्लिम लीग है, ये जब चाहे जब इसको पाकिस्तान 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 चाहिए,
और जबकि आजादी तो मेन मुद्दा था, पाकिस्तान तो बाद में बना। भाई मुस्लिम लीग भी 200 साल से लड़ रही है ना, मुसलमान भी तो लड़े हैं देश की आजादी के लिए बराबर से, मगर आखिर में पाकिस्तान का गाना गाने लगे हैं, ठीक है ना। तो कांग्रेस की नजर में, सॉरी, जनता की नजर में मुस्लिम लीग का लेवल कम, और जनता बोलने लगी मुस्लिम लीग तो है ही घटिया पार्टी। देखो वो लोग इंटरिम गवर्नमेंट बना रहे मगर मुस्लिम लीग साथ नहीं दे रहा। ये बात जिन्ना को समझ में आ गया कि हमारा गुडविल खराब हो रहा है और हमको भारत की जनता गलत नजर से देख रही है, तो एक काम करें, चले इंटरिम गवर्नमेंट में घुस जाते हैं, अंदर जाके परेशान करें। इंटरिम गवर्नमेंट में जाएंगे तो कुछ करने नहीं देंगे, सब में टांग अड़ाते जाएंगे, जो भी प्रस्ताव आएगा संविधान सभा में घुस जाएंगे, अंदर जाके टांग अड़ाएंगे। तो फिर जब उन्होंने देखा कि उनकी गुडविल कम हो रही, तो उन्होंने बोला हम इसलिए नहीं आ रहे कि हमारे मेंबर को तुम बड़े बड़े मंत्रालय दोगे। तो हमने बोला चलो बड़ी मुश्किल में आया, चल आ जाओ। कितने मेंबर है? बोले 5 मुसलमान मेंबर को इसमें रखो, 15 है तो 10 तुम्हारे 5 हमारे। देखो हमारी कांग्रेस की, आप बोलते हैं कांग्रेस ने क्या नहीं किया। कांग्रेस ने बेचारी ने 3 मेंबर से त्याग पत्र दिलवा दिया कि तो 3 मेंबर तुम लोग हट जाओ, उनको लेना है। तो 3 माइनस का कितने मेंबर हो गए? 10 बचे। फिर बोला 5 मुस्लिम लीग के ले लो, लिख दिया मैंने 5 एमएलए, और 5 मुस्लिम लीग के आ गए तो मुस्लिम लीग खुश हो गई और मुस्लिम लीग इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल हो गई। तो इंटरिम गवर्नमेंट में कितने लोग हो गए? 15 लोग, मगर 3 सीट खाली करी किसने? कांग्रेस ने। अब ये 15 के 15 से हमारी सरकार बन गई, मगर सरकार न बोलते उसको इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार बोलेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? और इसके बाद ये कौन सा महीना? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से चुनाव संविधान बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे दिसंबर का महीना आएगा, ये अभी अंदर आए हैं, फिर नाटक शुरू इनके थोड़े दिन अगले महीने कि हमें हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम नहीं आए। फिर 9 दिसंबर से संविधान बनना शुरू होगा और फिर कांग्रेस बोलेगी आपको आना हो तो इसमें भी आ जाओ, तो उसमें बिल्कुल मना कर देगा। मुस्लिम लीग का कोई भी बंदा नहीं आएगा संविधान बनाने, क्योंकि उनको मालूम था कि यदि संविधान की मीटिंग में चले गए तो फंस जाएंगे, यहां पर अड़े रहे तो शायद पाकिस्तान बन जाएगा। और यही कारण हुआ कि वो संविधान सभा में नहीं आए। संविधान का काम कांग्रेस ने बनाना शुरू कर दिया और इन लोगों ने साथ छोड़ दिया, तो ये बात फिर इटली तक चलेगी। फिर ब्रिटेन में एक व्यक्ति जाके बोलता है कि वो भारत में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कांग्रेस बनाने को तैयार है संविधान और मुस्लिम लीग आने को तैयार नहीं है, तो वहां से फिर किसी को भेजा जाएगा और अब की भेजा जाएगा मिस्टर माउंटबेटन को। इसको, और माउंटबेटन को इसलिए भेजा जाएगा तो जरा जाओ और जाकर देखो कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक क्यों नहीं हो रहे, इनके देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनने में क्या प्रॉब्लम आई। और जब माउंटबेटन आएंगे वो मुस्लिम नेताओं से बात करेंगे, पटेल से बात करेंगे, नेहरू से बात करेंगे, सबसे बात करके अपना एक प्रपोजल ले आएंगे जिसको बोलेंगे माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना? और उस योजना में क्या लिखा रहेगा पता है आपको? उस योजना में लिखा रहेगा भारत की जो समस्या है इसका एक ही समाधान है और वो है हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा करना पड़ेगा। और उस समय के हिसाब से वो सही भी था, क्योंकि उसने रीजन दिया था कि इन दोनों की समस्या जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस में जो हमको समझौता कराना है, यदि इनकी समस्या में रिलीजियस वो नहीं होता, धार्मिक स्वरूप नहीं होता, तो हम इनको एक कर सकते हैं। तो माउंटबेटन ने स्पष्ट बोला था ये कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रॉब्लम में रिलीजन फंसा हुआ है। क्योंकि एक कांग्रेस है जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है और एक मुस्लिम लीग है जो केवल मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। एक पार्टी की छवि रिलीजियस है और दूसरी की डेमोक्रेटिक है ना। तो इन दोनों को यदि मैं समझा भी दूं, मना भी लूं, पुचकार भी लूं कि मत जाओ, तो ये अगले साल फिर लड़ेंगे, आजाद हो जाएंगे, फिर लड़ेंगे, देश में दंगा होगा, मारपीट होगी, हिंदू मुस्लिम दंगा होगा और देश बर्बाद हो जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि यदि इसका परमानेंट सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो मुस्लिम एरियाज को अलग कर दीजिए और अलग करके पाकिस्तान बना। तो जितने मुस्लिम एरियाज थे उनको अलग कर दिया गया और एक नया देश बना दिया गया पाकिस्तान। क्लियर? आपको मालूम है? मगर इसके आगे बढ़ेंगे, कल 1 घंटा और लगेगा, समय तो लगेगा, मगर थोड़ी सी कहानी बड़ी है तो ये पहले टॉपिक में टाइम लगता है, फिर आगे टाइम मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे मौलिक अधिकार आएगा, फंडामेंटल राइट्स, 3 दिन में पूरा रटवा देंगे उंगलियों पर। फिर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबके सारे आर्टिकल रटवा देंगे। और विश्वास ये कर लेना कि अभी तक तो एमपीपीएससी यूपीएससी में पॉलिटी का कोई क्वेश्चन मेरे से बाहर नहीं गया।
आगे भी नहीं जाएगा, इतनी कोशिश मेरी रहेगी। 8 क्वेश्चन आएंगे, अब क्वेश्चन तो हजारों होते हैं आपको, फिर भी मैं बोल रहा हूँ 8 के 8 मेरे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको जितना पढ़ा दो उतना रट डालना, 2 बार रिवाइज करेंगे घर जाके अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। कल की क्लास में मिलेंगे, कल से क्लास और बड़ी होगी, इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट होगा, मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होगा, एमपी चल रहा है, पॉलिटी चल रहा है, 4 सब्जेक्ट, चारों अभी पढ़ लो तेजी से 30 दिन, ताकि लास्ट में लोड नहीं आए। अभी से सब पक्का होता जाएगा, क्वेश्चन लगाना शुरू करो, जो भी टॉपिक होते जाए उसका क्वेश्चन लगाना शुरू करो, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद। कल याद दिलाना है कहां पर ले जाओगे, अंतरिम सरकार बता देना, मैं भूल जाऊं तो, वैसे मेरे को याद है कि सर इंटरिम गवर्नमेंट, क्योंकि 15 लोगों के नाम भी याद करना है, ठीक ठीक, धन्यवाद। कहाँ जा रही बेटा दिव्या, कहाँ जा रही है, होटल, अच्छा भैया क्लास है अभी, है ना, क्लास है ऑनलाइन वाले बच्चे